वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी की क्लास लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में वन संपदा, वन संसाधन, वन्य जीव आदि चीज़ों को अच्छे से समझा था और क्वेश्चन भी उसके अच्छे से सॉल्व करे थे। आज जो हम चैप्टर लेकर चल रहे हैं वो है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन में हम नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स की बात करेंगे, अनवीकरणीय सोर्स की बात करेंगे, सौर सौर ऊर्जा की बात करेंगे, साथ ही साथ बायोडीजल जैविक ऊर्जा की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हम पहले समझते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं और उनका किस प्रकार उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की, ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का यह है कि इन्हें एक बार इस्तेमाल कर कर हम दोबारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए सोलर ऊर्जा है, तो सौर एक नियमित ऊर्जा का स्रोत है। सोलर से हमने एनर्जी बनाई, ठीक है, फिर सोलर से दोबारा एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन जैसे अनवीक ऊर्जा स्रोत है, जैसे आपने कोयला ही है, मान के चलो कोयला को हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में रखते हैं। कोयले का आपने इस्तेमाल किया, उसको जलाया, ऊर्जा प्राप्त करी, उसके बाद वो उसका एक राख बच जाएगी या फिर उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, आप क्या करेंगे, पेट्रोल यूज़ कर लेंगे, पेट्रोल को यूज़ करने के बाद वो तो फिर गैस के रूप में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय है, ये सब जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये नवीकरणीय में आते हैं। ठीक है, तो ये थी बात इन दोनों की, और जैसे हमने लिस्ट भी ऐड कर रखी है, ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की। ठीक है, तो अब इन पे कुछ हम क्वेश्चनों को देखते हैं, किस प्रकार इनका भारत में, इसका विश्व में किस प्रकार इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत की बात करें तो इनमें जो है सौर ऊर्जा को हम नवीकरणीय स्रोत कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन वो होता है जो हजारों वर्ष से पौधे या पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं तथा बाद में इनका ईंधन बन जाता है। एक लंबे समय, एक छोटी प्रक्रिया में बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, इवन जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इनमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, परंतु यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधनों में ऊर्जा का एकमात्र जो चरम स्रोत है उसे कहा जाता है सूर्य। ठीक है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, देखिए भारत की अगर बात करें तो जीवाश्म ईंधन सर्वाधिक उपयोग होता है, और लेकिन सबसे दूसरा जो वर्तमान में हो चुका है वो 2023 तक आंकड़े की बात करें, सौर ऊर्जा इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, बायोमास जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर, इससे उत्सर्जन, जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है बायोमास में होता है। ठीक है, लेकिन जो परमाणु ऊर्जा वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक है। ठीक है, तो देखिए यह क्या होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा, जो ऊर्जा का वह स्वरूप है जो ना तो प्रदूषण कारक है, ना ही प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या था कि वैश्विक स्तर पर 17 सतत विकास लक्ष्यों में 7वें लक्ष्य के रूप में 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने, सस्ती, विश्वसनीय आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये जो क्या किया था, 2014 से 2024 तक जो दशक था उसे सतत ऊर्जा दशक घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया था, ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, ये आपको समझना आवश्यक है। ओके, ऊर्जा संकट से तात्पर्य क्या है, तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य यह है कि उत्तराखंड पीछे 2006 का प्रश्न है, कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, इसी को ही ऊर्जा संकट कहा जाता है। अच्छा, अब देखते हैं आगे प्रश्न जो हमारे सामने है, इससे ये आपको प्रश्न आएंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात कर रहे हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। जैसे हमें बिजली का उत्पादन करना है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किससे होता है, तो वह है जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो आप बिल्कुल इसमें आसानी से निकाल सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल या बायोमास। ठीक है, तो इनमें सबसे नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी बायोमास, जो हम देख चुके हैं, एक हमने जस्ट अभी चित्र भी देखा था हमने। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की लिस्ट है। ठीक है, ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में आते हैं। ठीक है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें जो सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, ये सारे नवीकृत है, और पेट्रोलियम जो है ये इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता।
ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो होती है वो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। जैविक ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा ही होता है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? ठीक है, तो वैकल्पिक ऊर्जा इसमें अब वर्तमान में तो आप अगर देखेंगे तो वैकल्पिक ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा ना तो उससे प्रदूषण होता है ना ही प्राकृतिक संसाधनों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा संग्रहगार है। ठीक है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो आप बिल्कुल आसान से जानते हैं, सौर सौर सेल या सौर ऊर्जा ही सर्वाधिक पर्यावरण के अनुकूल है। आगे देखते हैं, यूपीएससी का प्रश्न है 2016 का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल उत्तर सही है। ठीक है, यह 2015 के जलवायु परिवर्तन में शामिल किया गया था। वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। उन्होंने वहाँ पर एक स्लोगन दिया था। ठीक है, वन सन वन अर्थ वन फ्यूचर। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने सोलर एनर्जी को पूरा एक तरह का टारगेट करके वहाँ पे अपना स्लोगन दिया था। दूसरा है, इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी देश सम्मिलित हैं। इसमें सभी देश सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उसमें जो कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच आने वाले जो देश हैं, ठीक है, जिसे आप उष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं, भूगोल में पढ़ते होंगे, तो इनके बीच के देश शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर से केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? ठीक है, तो जो ये आपका जो संबंध दिखा डीसीआर जिसके बोलते हैं डीसीआर, ठीक है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, इसका संबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस प्रकार के संबंध एग्जाम में प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अपने डिटेल में लिखी है, घरेलू अंश आवश्यकता डीसीआर, ठीक है, का पद संबंध में का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, का नाम दिया गया था। इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजना हेतु देश में निर्मित सौर उपकरणों और बैटरियों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये इस प्रकार की कुछ जानकारी थी जो ऐड कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। ठीक है, तो ये हमारा जो भारतवर्ष में हमारे कोच्चि जो पत्तन है, ये सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? ऐसा स्वास्थ्य केंद्र कौन से जिले में स्थित है जो पहला जिला बन गया है भारत का? तो ये हो जाएगा सूरत में। ठीक है, सूरत में जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, ये पहला जिला बना है जिसमें आपका पूरी तरह सौर संचालित हो जाएगा। आगे देखते हैं, 100% या 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ठीक है, तो ये 100% सौर ऊर्जा चलने वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दमन दीव दादर नगर हवेली। तो यहाँ पे दीव लिखा है, यही उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में कौन सा दिन में 100% नवीनीकरण ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो पहला शहर कौन सा 100% सौर ऊर्जा वाला? तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा दीव। ठीक है, दीव ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर है? तो वर्तमान में जो उसका जो मुख्यालय स्थित है वो गुरुग्राम या गुड़गांव में स्थित हो जाएगा। अब देखते हैं हम बायोडीजल की बात करें तो बायोमास, जो हमारा बायोमास के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिससे हम बायोडीजल बना सकते हैं, या जैसे देखिए नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी आदि, नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू कृषि अपशिष्ट, सीवेज, जीव जंतुओं का अपशिष्ट, वन व लकड़ियाँ, इनसे सारे हम बायोडीजल या बायोगैस बना सकते हैं। और जैव ईंधन का ये बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ठीक है, जैव ईंधन की बात करी जा रही है, तो जैव ईंधन में जो है ना, जैव ईंधन पारिस्थितिक रूप से अनुकूल होता है, बिल्कुल सही है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा असत्य नहीं है, लागत प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, ओके, बाकी जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है? ये तो बड़ा आसान है, जेट्रोफा। ठीक है, ये बायोडीजल की फसल हो जाती है।
नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? ठीक है, तो इनमें जो फसल आपको दिया गया है, इनमें मक्का की खेती एथेनॉल के लिए किया जाता है। आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग का नाम सुना होगा, जिसमें जो 100% पेट्रोलियम है, उसमें कम से कम 15 से 20% एथिलीन मिलाकर जो हमारा पेट्रोलियम की जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है। यूपीएससी का प्रश्न देखते हैं। भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पेंगामिया पिनाटा को भी एक उत्तम विकल्प माना जाता है। क्यों माना जाता है? ऑप्शन एक है, भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पेंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, पेंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत होता है, जिससे ये लगभग आधा ओलेइक अम्ल होता है। ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो आप देखिए, जो भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन, जिसे हम लोग हरित एनर्जी, ग्रीन एनर्जी भी के नाम से जानते हैं, तो ये सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसे हाइड्रोजन ही इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन हरित ईंधन का स्रोत है? ठीक है, तो हरित ईंधन जो बेसिकली है, ये एथेनॉल को हम हरित ईंधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हरित ईंधन का जो एक स्रोत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन में? वैसे हरित ईंधन की बात करें, होना तो हाइड्रोजन चाहिए था। ठीक है, हाइड्रोजन हरित ईंधन में आता है, लेकिन अगर लमसम की बात करें तो पाइन से हम लोग एथेनॉल प्राप्त करते हैं। ठीक है, पाइन से हम एथेनॉल प्राप्त करते हैं, तो यही हमारा उत्तर फिलहाल ठीक मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। फ्यूल सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेबल स्रोत समझी जाती है। क्यों? ठीक है, तो ये क्यों समझी जाती है? तो पहला ऑप्शन है, ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेट से विद्युत उत्पादन कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, यह जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा टफ प्रश्न था, यूपीएससी का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? ठीक है, जैविक राज्य की अगर बात करें तो ये भारत का सिक्किम हो जाएगा, 100% जैविक राज्य हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है, वे कौन से हैं? ठीक है, तो इनमें जो होगा, देखिए, वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, बिल्कुल ठीक है। वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों जंतु समूह की क्षति, ये भी सही है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, ये सारे सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ओके, कथन और कारण पे आधारित प्रश्न है। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। ठीक है, और इसका कारण दिया गया है, कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये अब दोनों के दोनों ठीक हैं। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होता है, बिल्कुल ठीक है। कोयले के जलने से कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित तो होती है, लेकिन कार्बन डाइ उत्सर्जन से अम्ल वर्षा नहीं होती है। अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो दोनों ठीक हैं, लेकिन ये कारण सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। ओके, कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? ठीक है, तो बाकी जो आपका हिमालय है, गोदावरी है, पश्चिमी तट है, यहाँ पर पाए गए हैं, लेकिन जो गंगा का डेल्टा है ना, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का स्रोत कहीं नहीं पाए गए। ओके, अब कुछ सूची एक है, सूची दो को हमें मैच करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं, खनिज, खनिज कहाँ से प्राप्त हो, खनिज के संबंध में आपको कौन सा कथन सही लग रहा है? तो बिल्कुल देखिए, इस खनिज जो है वो समाप्त होने के योग्य है। ठीक है, खनिज समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे, ये निश्चित है। जितना ज़्यादा हम उसका इस्तेमाल करेंगे, खनन करेंगे, तो खनिज कभी ना कभी किसी चीज़ की लिमिट होती है, वो समाप्त होना ही होना है। सौर ऊर्जा असमाप्त के योग्य। ठीक है, सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये निश्चित है। जब तक सूर्य रहेगा कभी समाप्त नहीं होगी। बायोगैस, तो बायोगैस किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिससे ये बायोगैस होती है। वन अपरोपण से वर्षा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैचिंग अच्छे से। ठीक है, तो वन अपरोपण से क्या होता है, वर्षा में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, ओके। अपरोपण का मतलब समझ रहे हैं ना? अपरोपण मतलब वनों का उन्मूलन। ठीक है, वनों का कटान। ठीक है, तो वर्षा में कमी आती है। ठीक, और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा हो जाएगा? जो हम पहले यूज़ किया करते थे, जो चले आ रहे हैं, परंपरा के साथ चले आ रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये
क्या क्या बोलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये सब आपकी प्राकृतिक गैस बोल सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो इनमें कोयला ऑप्शन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, तो कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा आपका, हमें थोड़ा कमेंट करके आप बताइएगा। तो जो मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है उत्तराखंड सब्जेक्ट से जिला अध्ययन सीरीज कर रहे थे, उसमें पिथौरागढ़ जनपद को हम कवर कर रहे थे। उसकी अभी पीडीएफ कंप्लीट तैयार हो नहीं पाई है, स्लाइड कंप्लीट हो नहीं पाई थी, इसलिए मॉर्निंग अपलोड आज हो नहीं पाई है। आई थिंक दोपहर तक वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।